नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल की एक और शिफ्ट को एनालाइज करने वाले हैं। और कौन सी है वो शिफ्ट, आइए समझें। तो 2024 में जो 10 सितंबर को एसएससी सीजीएल का पेपर आयोजित हुआ, उसका जीके जीएस पोर्शन हम लोग बिना डिले के एनालाइज करना शुरू करेंगे। मुझे आशा है इस एनालिसिस सीरीज से अगर आप नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, आपको निश्चित रूप से पता चल रहा होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस विषय से, किस विषय के अंदर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और उस आधार पर अब आप अपनी जो तैयारी करेंगे वो उसी बेसिस पर जब होगी तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में उसका रिजल्ट भी देखेंगे। आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, और वो चीज़ें जहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको कम समय देकर आप ऑब्वियस सी बात है कि अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हो, क्योंकि समय सबके पास वही है। अब उस समय में कौन वो चीज़ पढ़ रहा है जो ज़्यादा काम किए, तो उसकी सफलता के चांस ज़्यादा हैं। और जो वो बच्चा चीज़ पढ़ रहा है रैंडम कहीं से भी, जो नहीं पूछा जा रहा क्योंकि उसने पीवाईक्यू एनालाइज नहीं किए, तो उसको समस्या एग्जाम में देखने को मिलेगी। चल, तो शिफ्ट 1 में जो 10 सितंबर 2024 को जो पेपर हुआ, आइए देखें। सबसे पहला प्रश्न क्या था? मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? अगेन स्टैटिक जीके की जब हम बात करते हैं तो स्टैटिक जीके में मैंने कई बार इससे पहले वाले एनालिसिस में भी बताया आपको बच्चे की स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस, फोक म्यूजिक बेहद महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ फेस्टिवल्स, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें गारंटीड है कि आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आप उठा लो आपको मिलते हैं। और यहां पर आप देखते हो कि क्लासिकल डांस से संबंधित क्वेश्चन आया है। अब यहां पर देखें क्या बोलता है कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इज लोकेटेड। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ये अकेडमी लोकेटेड है। एक तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है अकेडमी, लेकिन इसको और इंपॉर्टेंट ये बात बनाती है कि ये नॉर्थ ईस्ट की पहली डांस अकेडमी है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो अकेडमी है इसकी स्थापना 1954 में इम्फाल में हुई, और जैसा मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट की पहली डांस अकेडमी है। ये किसके अंतर्गत आती है? तो संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत आती है। अब खुद संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो बच्चे ये कितने डांस को रिकॉग्नाइज करता है? 8 डांसेस को क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। असल में छऊ जो एक डांस है, संगीत नाटक अकेडमी उसे सेमी क्लासिकल मानता है, क्लासिकल नहीं। इसलिए इनके अनुसार क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 है। जबकि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो सांस्कृतिक मंत्रालय है भारत का उसकी सुने तो वो 9 डांस को क्लासिकल डांस मानता है, क्योंकि वो छऊ को भी क्लासिकल मानते हैं जबकि ये छऊ को सेमी क्लासिकल मानते हैं। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1952 में हुई, लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन हुआ और ये ऑपरेशनल हुई तो अगले साल 1953 में ये ऑपरेशनल हुई, और इनॉग्रेशन भी इसी साल हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के हमारे राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति भारत के, उनने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जवाहरलाल नेहरू अकेडमी कितनी पुरानी है। ये 1954 में आई है, और ये जिससे एफिलिएटेड है या जिसके अंदर ये ऑपरेट करती है वो संगीत नाटक अकेडमी, वो खुद ही 1952 में आया है ना। तो ये कितनी पुरानी अकेडमी, आप ये भी सोचें, वन ऑफ द अर्लीस्ट अकेडमीज। चलो, तो कुल मिला के हमारी पूरी बात हो गई। आपको अगर एडिशनल जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने आपके लिए रखी है। 1954 में स्थापित संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत आती है, पूर्वोत्तर भारत की पहली नृत्य अकादमी। वही जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तानसेन साहब की, तो इनका जो निधन हुआ वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, और मध्य प्रदेश सरकार ही तानसेन समारोह ऑर्गेनाइज करती है। इनकी समाधि भी, तानसेन साहब की जो समाधि है वो ग्वालियर में ही है। जो इनका समाधि है वो कहां पर है बच्चे? वो ग्वालियर में ही है इनकी समाधि। ठीक है, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात करें, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? राम तनु पांडे। तो तानसेन जी का ओरिजिनल नेम क्या है बच्चे? राम तनु पांडे, ये इनका ओरिजिनल नाम है। और इसके अलावा बात करें, इनको जो तानसेन की उपाधि है वो किसने दी? ग्वालियर के महाराजा विक्रमजीत सिंह। तो ग्वालियर के महाराजा विक्रमजीत सिंह, इनने इनको तानसेन की उपाधि दी। आगे चल के तानसेन के महाराजा के पहले दरबार में थे म्यूजिशियन, लेकिन आगे चल के रीवा के महाराजा रामचंद्र उनके यहां पर रहते हैं, और फिर ग्वालियर से रीवा, और फिर रीवा से कहां जाएंगे अब? अकबर के दरबार। और यही अकबर के दरबार में बच्चे अकबर इनको उपाधि देंगे मियाँ। तो जो इनको बोल रहे हैं हम लोग मियाँ तानसेन, तो मियाँ की उपाधि इनको किसने दी? अकबर ने। तो आपसे एग्जाम में आएगा
अगर कि तानसेन की उपाधि किसने दी है रामतनु पांडे को, तो विक्रमजीत सिंह ग्वालियर के राजा, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ग्वालियर के ही राजा थे। फिर रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गए और फिर अकबर के दरबार में मियाँ की उपाधि प्राप्त हुई। यहीं पर इनको एक और नाम से, एक और टाइटल से सम्मानित किया गया, संगीत सम्राट, ठीक है। इनने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आविष्कार किया है तानसेन साहब ने, जिसको हम कहते हैं तानपुरा। अब देखो याद रखना आसान है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्या रहा है, राम तनु, तो तानसेन तनु तन तन, यहाँ पे भी देखो तानपुरा तान, तो इससे आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। 5 दिनों का ये फेस्टिवल होता है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आयोजित होता है। इसको कौन आयोजित करता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी नंबर 1, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग, ये दोनों मिलके तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल डेटा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? देखिए भाई, तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तानसेन फेस्टिवल वाला भी इजी क्वेश्चन था, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस का स्तर देखा वो इजी लेवल के अभी तक हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। गांधी जी की बात करें तो आप जानते हैं कि भाई 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। कहां पर? तो पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म होता है। गांधी जयंती भी हर साल इनके जन्म दिवस के रूप में ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा पिताजी का नाम क्या है भाई? तो बेसिक पहले बात कर लेते हैं, करमचंद गांधी। माता जी का नाम क्या है? पुतलीबाई। वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। अच्छा, लॉ पढ़ने गए, कहाँ? लंदन से लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, और उसके बाद फिर इंडिया में रहे। लंदन गए, लॉ पढ़ा, वापस इंडिया में आए, लेकिन इंडिया में उनको उस समय संघर्ष चल रहा था, काम मिल नहीं रहा था। तो 1893 में साउथ अफ्रीका जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो साउथ अफ्रीका गए। यहीं पर इनने एक न्यूज़पेपर भी निकाला 1903 में, जिसको हम कहते हैं इंडियन ओपिनियन। तो साउथ अफ्रीका में इनने ये न्यूज़पेपर निकाला था, इंडियन ओपिनियन। फिर 1915 में साउथ अफ्रीका में बहुत सारी गतिविधियां की, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका में रहे कई वर्ष, वहां की सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी उनके खिलाफ बहुत सारे काम किए, और 1915 में फिर इंडिया वापस आ गए। अच्छा, जब इंडिया वापस आए तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनसे कहा था कि आप 2 साल एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहना। तो इनने कहा था ठीक है, मैं दूर रहूंगा। लेकिन 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में मौजूद थे, लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वहां पर एक किसान आए थे चंपारण बिहार से, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उनने अपनी समस्याएं गांधी जी को बताई और कन्विंस किया कि आप हमारे साथ चलिए, और वहां पे बहुत सारे परेशान है किसान, उनकी मदद कीजिए। तब गांधी जी अंततः चंपारण पहुंचे, और 1917 में चंपारण पहुंचे। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह उनका भारत के अंदर शुरू किया गया पहला सत्याग्रह है। उनके जीवन का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था। यहाँ पर वो सफल हुए, और जब वो सफल हुए तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही उपाधि दी थी महात्मा। तो जो हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, तो ये महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी है, ठीक है। और चंपारण के किसानों ने उनको बापू कह के संबोधित किया। तो ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है। बापू कब कहा गया? चंपारण के किसानों द्वारा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो भाई ये चंपारण सत्याग्रह 1917 का बिहार में, ठीक है। चलिए, फिर क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन बोलता है हबर्डिया हेप्टान्यूरॉन, जो कि एंडेंजर्ड या लुप्त प्राय हो गया है, ये किसकी प्रजाति है? ये सीपीओ में भी क्वेश्चन आया था। अभी तो हम लोग सीजीएल का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपको सीपीओ में भी देखने को मिलता है। और इसका सही जवाब क्या है बच्चे? ये एक प्रकार की घास है, ये ग्रास है, और क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है और एनवायरमेंट में जो परिस्थितियां हैं वो अगर बदलती हैं तो उनके प्रति भी सेंसिटिव होती है, इसलिए ये लुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, और इस प्रकार की जो सेंसिटिव ग्रास है वो उसे झेल नहीं पा रही, और इसलिए ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये सीपीओ में भी आ रहा है, ठीक है बच्चे। चलो, एक जनरल बात मैं आपको बता दूं, कम से कम 10%, एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन दी थ्रेटेंड लिस्ट। तो अब आप सोचो कि क्या स्थिति चल रही है कि हमारा 10% जितना भी हमारे पास वाइल्ड फ्लोरा यानी जो फ्लावर, पेड़ पौधे वगैरह हैं वो, और 20% मैमल्स जो हैं, जो 20% स्तनधारी हैं, तो अब आप सोचें कि वो थ्रेटेंड हैं। इस स्तर पर ज़रूरत है अगर हमें उन्हें बचाना है, और सिर्फ नहीं उन्हें, बल्कि क्योंकि पूरी एक फूड चेन होती है, बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और जब वो मिस हो जाएंगे, वो हट जाएंगे,
तो पूरी चेन्स अफेक्ट होंगी, इसलिए हम उनको कंजर्व करके सिर्फ उनको ही नहीं कंजर्व कर रहे बल्कि हम लोग ह्यूमंस का, अपने खुद का अस्तित्व भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ाने की जरूरत है इस प्रयास को। चलिए, कौन सा श्रीलंका के भौगोलिक निकटता में है? अच्छा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे क्लोज श्रीलंका से कौन है? केवल कराईकल, कराईकल और यमन, माहे या केवल यमन? अब देखो, ये कराईकल, माहे, यनम, ये क्या है बच्चे? ये सब क्या है? तो ये बेसिकली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, उसके ही पार्ट्स हैं। तो जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 4 चीजें आती हैं। एक तो खुद पुदुचेरी आता है, इसके अलावा एक यनम आता है, एक आता है माहे और एक आता है कराईकल। अच्छा, इनमें से श्रीलंका से सबसे क्लोज कौन है? तो कराईकल सबसे निकट है। पुदुचेरी और माहे इस स्ट्रेट लाइन से आप समझ पा रहे हैं कि ये तो ऑलमोस्ट सेम ही उस पे है, लाइन पर लोकेटेड है ना। मतलब श्रीलंका से अगर हम बात करें, नॉर्थवर्ड्स मूवमेंट की बात करें, तो पुदुचेरी और माहे तो सेम पे ही है। हाँ, लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर हम देखेंगे कि पुदुचेरी और माहे में से भी कौन क्लोज है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पुदुचेरी ज्यादा क्लोज है, क्योंकि माहे तो दूर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं तुलना कर रहा हूं लैटिट्यूड के स्तर पर, तो लैटिट्यूड के स्तर पर दोनों का सेम लैटिट्यूड है। लेकिन हाँ, कि अगर इन दोनों में से भी एक चुनना हो तो माहे है जो कि आपका ज्यादा दूर है। लेकिन हालांकि प्रश्न ने ऐसा नहीं पूछा, प्रश्न ने जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिए हैं एक बार देख लेते हैं। केवल कराईकल पास है श्रीलंका से, कराईकल या यनम या माहे। अब पुदुचेरी तो उसने ऑप्शन में दिया नहीं, या केवल यनम, पुदुचेरी तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो एक चीज हमारी अपने आप एलिमिनेट हो गई। अब दिए गए ऑप्शंस में से आप जानते हो कि बेटा कराईकल सबसे ज्यादा निकट है श्रीलंका के, जैसा आपने इस मैप में भी देखा होगा। तो कराईकल श्रीलंका के सबसे ज्यादा निकट है। बड़ा सिंपल सा ये प्रश्न है। चलिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? इससे पहले वाले भी कुछ एसएससी के सीजीएल एग्जाम्स में हमने देखा कि यही क्वेश्चन आया है। तो अब आप सोचो कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सीजीएल में। तो एक तो पीवाईक्यू को आपका ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कौन सा विषय, कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। लेकिन एक आपको ये भी फायदा हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जा रहे हैं, तो वो तो भाई बिल्कुल बोनस है। अब हम बात करें 5th 5 ईयर प्लान की, तो बेटा 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा ना सिर्फ दिया गया बहुत बड़े स्तर पे, बल्कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 20 पॉइंट फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने बताया कि ये 20 चीजें हैं जो हम करेंगे गरीबी को हटाने के लिए। मतलब हम सिर्फ बोल नहीं रहे कि गरीबी हटाओ, हमने उसके लिए कुछ चीजें बनाई भी हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये 5 ईयर प्लान समझते हैं। तो 1950 में हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। आज तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, लेकिन 1950 में था, और इसका काम था 5 ईयर प्लान बनाना, जिसके आधार पर ही देश अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेस को, है ना, फोकस करेगा, पैसा हम लोग उस दिशा में लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, और फिर वो कहानी चलती रहती है 56 से 61 सेकेंड FYP। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया 61 से 66। अब थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमने कुछ टारगेट्स रखे थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के। लेकिन इसी दौरान इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो जाता है। तो हमारे वो टारगेट्स बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए, और बुरी तरीके से जो हमने टारगेट्स रखे थे उससे हम बहुत दूर थे, बुरी तरीके से प्लान फेल होता है। तब ये सोचा जाता है कि भैया एक काम करते हैं, अभी प्लान हॉलीडे कर लेते हैं, कि अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पुराने प्लान भी फेल हो गए। तो आप थोड़ा सा गिर गए हो, तो अब आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा संभलते हो कि थोड़ा रुक जाओ, सांस ले लें। तो प्लान हॉलीडेज रहे 1966 से 69, 69 से 74 4th 5 ईयर प्लान, और फिर आ जाता है आपका 5th 5 ईयर प्लान, जो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। अब 5th 5 ईयर प्लान 1974 में शुरू होता है, और ये 79 तक चलना था। लेकिन ये 79 तक चला नहीं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन 74 में ये शुरू हो गया। अच्छा, इसी टाइम पर इंडिया में इमरजेंसी भी लगी 1975 में। तो कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई इमरजेंसी जब लगी तो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? 5th। और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी 5 ईयर प्लान के दौरान दिया गया। अब इमरजेंसी जब लगी तो इंदिरा गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर थी, और देश बड़ा नाराज था क्योंकि बहुत सारे लोगों पर रेस्ट्रिक्शंस थे। 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई, देश में चुनाव हुए, तो कांग्रेस पार्टी हार गई, और तब नई सरकार किसकी बनी? जनता पार्टी की। और नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अगले साल 1978 में इस 5th 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया, जबकि ये 79 तक चलना था, मगर इसको 1978 में इनने खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा बड़े स्तर पर दिया गया था। चले, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल डिटेल है, अगर आप एडिशनल चीज पढ़ना चाहें तो ये आपके लिए है। बाकी वही चीज मैंने आपको समझा भी दी है, यहाँ पे भी कुछ एडिशनल डेटा है। ठीक है, चलिए
राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है भाई, गलत कथन बताना है। ये व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देता है, इसलिए वे व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक हैं, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो ये गलत बात है, यही इनकरेक्ट होगा भाई, बस हमारा आंसर मिल गया। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, यानी पूरे समाज के उत्थान की एक साथ बात करते हैं। जैसे जब बोला जाता है विलेज पंचायत बनाई जाए, या विलेज पंचायत को पावर दी जाए, या कहा जाता है गरीबी हटाई जाए, तो क्या गरीबी किसी एक व्यक्ति के लिए हटाई जा रही है, या विलेज पंचायत किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए बनवाए जा रहे हैं, या बोला जा रहा है कि इनइक्वालिटी, असमानता हटाओ? तो भाई जब असमानता हटाने की बात हो रही है तो कई लोगों को समान बनाने की बात हो रही है, तो ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, पूरे कम्युनिटी के वेलफेयर और उनके उत्थान के लिए है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी और देख लेते हैं, इसमें नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। हाँ देखो, वैसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि भाई फलाना फलाना सरकार ने कोई एक नीति बनाई, कानून बनाया, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो नहीं हो रहे। लेकिन भले ही जस्टिसिएबल नहीं, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, यानी कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, लेकिन मॉरल सैंक्शन तो है, यानी ये नैतिक स्तर पर हर सरकार का प्रयास होना चाहिए कि जब भी वो कानून, कोई नीति ला रहे हैं, तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान बनाने वालों ने डाले थे, कोशिश करें कि ये पूरे हों, इनको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ें। चलो, उनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। हाँ, जैसे मैंने बताया भाई, गरीबी हटाना है, असमानता हटाना है, तो ये है क्या? ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में काम है। वे सकारात्मक हैं क्योंकि उन्हें राज्य से कुछ चीजें करने की आवश्यकता होती है। हाँ देखो, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक, यानी जब राज्य को कोई चीज नहीं करनी है ना, तो हम बोलते हैं नकारात्मक। सकारात्मक, जब राज्य को कुछ करने को बोला जाए। तो ये जो डीपीएसपी है, ये सकारात्मक या पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राज्य को कुछ करने को बोला गया। क्या करने को? कि जब भी नीति बनाइए आप देखिए कि ये हो, जब भी नीति बनाइए, उदाहरण के लिए आप देखो कि पर्यावरण का संरक्षण हो, जब भी नीति बनाओ तो ये देखो कि पॉवर्टी यानी गरीबी कम हो, तो आपको कुछ करने को कहा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव सैंक्शन है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। बाकी आर्टिकल 36 से 51 तक आपके डीपीएसपी मौजूद है, और जो आपका आर्टिकल है ये हो गया 36 से 51, और जो आपका पार्ट है, तो पार्ट कौन सा है बच्चे? पार्ट है 4। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में कहाँ हुआ था? मतलब कलानौर कहाँ पर है? प्रश्न पूछता है। कलानौर पंजाब में। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हिस्ट्री में हम लोग निश्चित रूप से ये पढ़ते हैं क्योंकि अकबर के संबंध में ये क्वेश्चन है और ये चीज पढ़ाई भी जाती है। देखो, जब हम बात करते हैं बाबर की, ध्यान से सुनेंगे, तो बाबर 1526 से 30, ठीक है, इनने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इनके बाद आते हैं इनके बेटे हुमायूं, और हुमायूं 1530 से 1540, और फिर 15 साल का गैप आ जाता है 1555 से 1556। अब ये 15 साल का गैप क्यों आ जाता है हुमायूं के रूल में? क्योंकि सूरवंश, शेरशाह सूरी सूरवंश स्थापित करते हैं। हुमायूं को वो चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हरा देते हैं। हुमायूं को मजबूर होना पड़ता है, वो चले जाते हैं हुमायूं भारत से बाहर। तो 15 वर्ष इंडिया में सूरवंश का शासन होता है। फिर 1555 में जब हुमायूं देखते हैं कि सूरवंश फिलहाल कमजोर है, तब वो सूरवंश के जो उस समय के हेड होते हैं, जिनका नाम होता है सिकंदर शाह सूर, उन पर आक्रमण करके उनको हरा देते हैं, और वापस मुगलिया सल्तनत या हम कहें मुगल साम्राज्य वापस से शुरू हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, लेकिन हुमायूं भले ही मुगल साम्राज्य शुरू कर पाए, लेकिन 6 महीने बाद दीन पनाह दिल्ली में उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी, उसकी सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में जब मृत्यु हुई हुमायूं की, तो अकबर उस समय कहां थे? तो अकबर उस समय कलानौर नाम की एक जगह में थे। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुई है और अकबर कलानौर में है। यहीं पर हुमायूं की तो भले मृत्यु हो गई, लेकिन हुमायूं के एक विश्वास पात्र कमांडर थे बैरम खान, वो अकबर का राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, और ये ईयर क्या है? 1556। तो 1556 में ही हुमायूं की डेथ हुई, और 1556 में ही अकबर बन जाते हैं क्या? मुगल बादशाह। कलानौर पंजाब में उनका राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन यानी ताजपोशी उनकी की जाती। और इसी साल 1556 में, क्योंकि दिल्ली में तो अभी कोई नहीं, हुमायूं मर चुके हैं, अकबर कलानौर पंजाब में, दिल्ली खाली है, तो हेमू कंट्रोल कर लेते हैं दिल्ली। तब अकबर और हेमू की लड़ाई होती है इसी साल 1556 में, जिसे कहा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। और इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत होती है, हेमू की हार होती है। ठीक है, चले, ये हमने पूरी बात कर ली।
आगे देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्लाइमेट किससे अफेक्ट नहीं होता, क्या रिलीफ से अफेक्ट होता है? बिल्कुल अफेक्ट होता है। बेस्ट एग्जांपल हिमालयास। भैया आप देखो कि हिमालय की मौजूदगी की वजह से जो सेंट्रल एशिया से आर्कटिक और साइबेरियन हवाएं चलती हैं, वो हवाएं इंडिया में आ जाती या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाती, और फिर हमारे यहाँ का भी जो तापमान है बहुत कम रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हिमालय उन हवाओं को भारत में एंट्री नहीं देते हैं, बहुत कम स्तर पर वो हवाएं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से सेम लैटिट्यूड पर जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर तापमान कम रहता है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर अच्छा खासा हाई रहता है। क्यों? हिमालय ने उन हवाओं को आने नहीं दिया। तो रिलीफ से हमारे क्लाइमेट पर 100% इफेक्ट पड़ता है। मिट्टी के प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। स्थान लोकेशन से फर्क पड़ता है। हाँ भाई, जैसे अभी मैं बता रहा था लैटिट्यूड, जैसे मैंने आपको बोला जो इक्वेटर, जो आपकी भूमध्य रेखा है, तो जो इक्वेटर है बच्चे, इक्वेटर, तो इक्वेटर पे जो रीजन है उनका क्लाइमेट अलग है और ट्रॉपिकल कंट्रीज का क्लाइमेट अलग है। फिर आप देखते हो कि पोलर कंट्रीज का क्लाइमेट अलग है ना, मतलब पोलर कंट्री नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो कंट्रीज है ऊपर लैटिट्यूड में जब हम लोग जाते हैं तो उनका अलग है क्लाइमेट। तो कहने का मतलब है कि भाई क्या लोकेशन से फर्क पड़ता है? बिल्कुल आपके सामने फर्क पड़ता ही है भाई, है बिल्कुल फर्क पड़ता है। हाँ बेटा, क्लाइमेट लॉन्गिट्यूड से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन लैटिट्यूड से अफेक्ट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, बिल्कुल उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी एरियाज सी के बगल में होते ना, वहां पर कभी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता। जैसे आप इंडिया के दृष्टिकोण में भी बात करें तो आप देखोगे साउथ इंडिया में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो सी से बाउंड एरिया है दोनों साइड से, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, अरब सागर। जबकि नॉर्थ इंडिया में आपको क्लाइमेट कई बार एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई ठंड हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा हाई गर्मी भी हो जाएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी से क्लाइमेट अफेक्ट होता है। जो सी से ज़्यादा निकट होगा तो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, और जो सी से दूर होते हैं, लैंड एरियाज होते हैं बहुत, मतलब दूर दूर तक सी नहीं है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेटिवली एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के उससे भी अफेक्ट होता है भाई क्लाइमेट। चलो आओ आगे बढ़े। तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। भारत में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नेशनल इनकम की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नेहरू द्वारा किया गया था? ये बात बिल्कुल सही है। दादा भाई नेहरू साहब की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसी में उनने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, और वहीं पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सबसे पहला किसी भारतीय का प्रयास दिखता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेशनल इनकम की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस साहब द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो दादा भाई नेहरू जी कोई ऑफिशियल थोड़ी ना थे, वो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं थे। इनफैक्ट तब तो हमें आज़ादी मिली भी नहीं थी, और वो सरकारी व्यक्ति वैसे भी नहीं, अगर मान लो ब्रिटिश सरकार के भी द्वारा उनको कोई जिम्मेदारी दी गई थी नहीं, तो उन्हें अपने पर्सनल लेवल पर एनआई नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का प्रयास किया। लेकिन पहला आधिकारिक प्रयास कि सरकार की तरफ से आपको बोला जा रहा है, तो ये पीसी महालनोबिस साहब ने किया। पीसी महालनोबिस साहब वही हैं कि जिनका ही महालनोबिस मॉडल है जो सेकंड 5 ईयर प्लान उसी पर बेस्ड है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो 2 भाग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और बाद में आप टर्शरी सेक्टर भी देखते हो, तो ये सब बहुत आगे चल के होता है। तो ये जब आगे चलकर नेशनल इनकम की बहुत एडवांस स्टडीज होती हैं, तब जाके हम देखते हैं कि इकोनॉमी को इस प्रकार के क्राइटेरिया में देखा जाता है, प्राथमिक कह लो या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो भी है। तो ये कुल मिला के ये बाद की बात है, तो ये दादा भाई नेहरू जी ने नहीं किया। तो इस क्वेश्चन ने ये बोला था ना कि कथन सही नहीं है, हाँ तो यही कथन सही नहीं है, ये कथन बेटा सही नहीं है ना, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बात करें दादा भाई नेहरू जी की, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दादा भाई नेहरू जी को? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, तो वयोवृद्ध पुरुष। इसके अलावा भारतीय राजनीति का पितामह, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने, 1886 में अध्यक्ष बने, 1893 में अध्यक्ष बने। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1906 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे वो एडिशनल डेटा था, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है, वो मैंने चीज लिख दी। भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तब भी और आज भी उत्तर प्रदेश में जो रेलवे ट्रैक का जो लेंथ है, जो बिछी हुई रेलवे ट्रैक है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तब भी जब प्रश्न पूछा गया और आज भी। ठीक है बच्चे, तो सही जवाब यही है। अच्छा,
अगर हम बात करें लगभग लेंथ की तो हम देखते हैं कि 8,800 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है। अब जब नया डेटा रेलवे की तरफ से आएगा तब शायद ये डेटा बदले, लेकिन वर्तमान स्थिति 2025 में फिलहाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क है। फिर इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन की बात करें तो भाई विवेक एक्सप्रेस इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन। क्यों लॉन्गेस्ट, किस सेंस में? टाइम ड्यूरेशन और डिस्टेंस। अब आप नोटिस करो बेटा 75 घंटे 30 मिनट की इसकी कुल जर्नी है। ये भी कभी भी एग्जाम में आ सकता है। नाम है विवेक एक्सप्रेस। सर इतना लंबा जर्नी क्यों? क्योंकि देखो कन्याकुमारी को डिब्रूगढ़ से जोड़ रही है। डिब्रूगढ़ असम में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब आप सोचो तमिलनाडु से आप जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट असम, तो इसलिए 75 घंटे, ठीक है। और डिस्टेंस देखो किलोमीटर में 4154 किलोमीटर, गजब बात है। अच्छा, तो इंडिया नॉर्थ से साउथ ही 3200 किलोमीटर है, लेकिन आप जब ये जर्नी देखते हो तो ये देखो कहां से कहां तक है, तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ और 4154 किलोमीटर। खैर, इंडिया में पहली बार रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच में पहली बार इंडिया में ट्रेन चलाई गई और लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। किस सरकार ने पंडित अनिंदो चटर्जी नामक एक प्रतिष्ठित जो ताल वादक को 2022 में बंग विभूषण सम्मान से सम्मानित किया? ठीक है भाई, तो देखो इसमें ना क्वेश्चन में कई सारे हिंट हैं। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहला हिंट है बंग विभूषण। अब आप सोचो बेटा बंग कहां पर होगा? बंगाल, तो एक ये हिंट है। दूसरा आप देखते हो अनिंदो चटर्जी, हालांकि इतना बड़ा हिंट नहीं है, लेकिन चटर्जी अक्सर हम देखते हैं कि भाई बंगाल वाले क्षेत्र में लोगों के सरनेम नहीं होते चटर्जी। आपने सुना होगा बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने लिखा है वंदे मातरम। एनीवेज, तो कई सारे हिंट थे। वेस्ट बंगाल का एक ही प्रतिष्ठित सम्मान है बंग विभूषण सम्मान, और ये जो अनिंदो चटर्जी साहब हैं इनको ये दिया गया। तो ये कौन है भाई? परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट क्या होते हैं? जो कि ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो परक्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जब जिन पर बीट लगती है तो इन पे से साउंड प्रोड्यूस होता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? ढोल, तबला, है ना, कि जब आप उनको मारते हो स्टिक से या हाथ से तब आप देखते हो कि उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है तबला। तो कौन बजाते हैं बच्चे? तबला बजाते कौन है? तो पंडित अनिंदो चटर्जी ये तबला बजाते हैं। एक बड़े ही प्रतिष्ठित तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, उनका पिछले साल दिसंबर 2024 में निधन हो गया। ये करंट अफेयर्स में भी महत्वपूर्ण है और स्टैटिक जीके के हिसाब से भी। और अनिंदो चटर्जी साहब जो हैं ये तबला वादक हैं, इनको बंगाल का बंग विभूषण सम्मान मिला। ये जो बंग विभूषण सम्मान है ये 2011 में बंगाल की सरकार ने इंस्टीट्यूट किया था, और ये अपने अपने क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? सिंपल है अगेन, तो भाई गुरु पर्व। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं सिख धर्म की, तो सिख धर्म में 10 गुरुओं की मान्यता है। और सबसे पहले सिख गुरु कौन है? तो सबसे पहले सिख गुरु हैं गुरु नानक साहब। अच्छा, गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना भी की। फिर जो चौथे सिख गुरु हैं उनका नाम है गुरु रामदास, और गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की। यही कारण है कि अमृतसर शहर का पहले का नाम जो था वो रामदासपुर था, बाद में उसका नाम अमृतसर हो जाता है। इनके बाद जो 5वें सिख गुरु आए उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव या गुरु अर्जन देव भी आपको कहीं कहीं मिलता है, एक ही बात है। इनने अमृतसर में हरमंदिर साहब की स्थापना की। ये जो हरमंदिर साहिब है यहीं पर बच्चे, यहीं आप इसे आज गोल्डन टेम्पल नाम से पुकारते हो, क्योंकि वहां पर आप देखते हो कि रियल गोल्ड लगा हुआ है। लगभग 700 किलो असली सोना है ना, गोल्डन टेम्पल। तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की, लेकिन यहां पर हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया। इन्होंने ही सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ जिसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इसको भी 5वें सिख गुरु ग्रंथ साहिब 5वें सिख गुरु ने ही इसका कंपाइलेशन किया है। अच्छा, गुरु अर्जुन देव साहब की हत्या, तो भाई हत्या जहांगीर जो मुगल बादशाह है उनने की है। तो ये शहीद होने वाले पहले गुरु माने जाते हैं सिखों में। आगे चल के हम देखते हैं 9वें सिख गुरु आते हैं जिनका नाम क्या होता है? गुरु तेग बहादुर। क्या नाम होता है बेटा? तो गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कौन कर देता है? तो सही जवाब है औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देते हैं। इनके बाद आते हैं 10वें और अंतिम सिख गुरु जिनको हम कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह। और जो गुरु गोबिंद सिंह साहब हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब हैं, इनने सिखों को एक मिलिट्री यूनिट में कन्वर्ट किया, और उस मिलिट्री यूनिट को, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया? खालसा। खालसा की स्थापना इनने ही की थी। तो गुरु पर्व जो है वो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चल
यहाँ पे पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एडिशनल कोई चीज पढ़ना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रथम सिख गुरु, अंतिम सिख गुरु। अंतिम सिख गुरु जो हैं उनने ही क्या किया बेटा, खालसा की स्थापना की है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स एंड चीजें हैं आपके लिए, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखें, आगे की क्या बात है। हाँ, मार्च 2023 में भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जब हम बात करते हैं 28वें महालेखा नियंत्रक, पहली बात ये बेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं है, सीएजी है ना, तो वो नहीं है ये जो आर्टिकल 148 में सीएजी होते हैं, ये वो नहीं है बच्चे, है ना, ये वहां उनके बारे में बात नहीं हो रही। ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। डिफरेंस क्या है, जो आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है वो ऑडिट करते हैं केंद्र सरकार के अकाउंट्स को कि कितना खर्चा किया, क्या वो खर्चा जायज था, क्या चीजें खरीदी गई, क्या उसकी क्वालिटी सही थी। तो इनका काम है कि खर्चे को ऑडिट करो। लेकिन जो सीजीए है वो एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो हमारा प्रश्न पूछता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो तो केंद्र सरकार को एडवाइस करते हैं, है ना, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है, सही फाइनेंशियल फैसले लेने पर एडवाइस करते हैं, अच्छे से पूरे अकाउंट मेंटेन करने के प्रति काम करते हैं। तो एस दुबे साहब ये 2023 में आप देखते हो कि भाई 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए। अच्छा, ये जो प्रश्न है क्या एग्जाम को पूछना चाहिए था? बिल्कुल पूछना चाहिए था, क्योंकि देखो सितंबर 2024 के पेपर में आपसे एक साल 2023 के करंट अफेयर्स वो पूछ सकता है। ये बात आपको वैसे भी मालूम होनी चाहिए बेटा, 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स बिल्कुल उसका हक है पूछने का। हाँ, इससे ज्यादा पीछे जाएगा तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, जैसा इस पर्टिकुलर शिफ्ट में मैं आपको बताने भी वाला हूं कि बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल एसएससी को बुरा भला कहा और बहुत सारा ऐसा डेटा पूछा गया जो 3-3, 4-4 साल पुराना था, लेकिन ये जेन्युइन क्वेश्चन था, ये उसका हक था पूछना। ठीक है, चलो भाई, तो हमने बात की एस दुबे साहब, तो ये तब से सीजीए और अभी तक यही है, मतलब अभी वर्तमान में 2025 में यही है भाई, है ना, एस दुबे साहब यही आपके जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल एडवाइजर है। चलो, संसद ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पारित किया? अब ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि एसएससी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। अब आप सोचो, सितंबर 2024 में पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन जो 2021 के एक बिल से संबंधित है, और वो बिल भी ऐसा कि कई बार, मतलब उसमें कुछ भी ऐसी कोई बेहद इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि जिसको बहुत ही बड़े स्तर पर देश प्रभावित हो रहा हो या बहुत ही चर्चा में रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो 3 साल पहले का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मैं आपको बता देता हूं। लाइट हाउस एक्ट रिप्लेस करते हुए एक नई एक्ट लाई गई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, कि जब कोई जहाज पानी में होते हैं तो उनको किस प्रकार से मदद मिल पाए, वो सब चीजें उसमें थी। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, तो आपको इसका आंसर रटने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको क्या समझने की जरूरत है। सर, पहला हमारा प्रश्न ये है कि क्या हमको 3 साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन यहां तो क्वेश्चन आया, इसको छोड़ो बेटा। कभी अगर किसी एक साल कुछ शिफ्ट्स में एसएससी ने ऐसी चीज की है जहां पर उसने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो बहुत पुराने हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हर साल ऐसा ही होगा। और दूसरी बात, अगर मान लो अगले साल भी या इस साल भी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें एसएससी 3 साल पुराने करंट अफेयर्स के एक आध क्वेश्चन पूछ भी रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमको वो पढ़ने लग जाना है। क्योंकि आप ये सोचें कि बेटा आपको 1-1.5 साल का तो करंट अफेयर पढ़ना ही है, वो आप पढ़ रहे हो, प्लस अब आप 2 साल और पुराना करंट अफेयर पढ़ोगे, तो आप कितनी मेहनत करोगे। और ये सोचो कि उसका बेनिफिट क्या है। एक आध कोई क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में किस्मत खराब हुई तो आ जाएगा, और अगर वो आ गया तो क्या कोई गारंटी है कि आपसे वो बनी जाएगा? करंट अफेयर्स की तो भाई कोई सीमा नहीं है, बहुत इन डेप्थ भी पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट कई बच्चे हो सकते हैं जो 2021-2022 का करंट अफेयर्स पढ़ के भी गए हो सकता है उनको भी याद ना आ रहा हो कि ये क्या है। तो कुल मिला के आप बेटा एक बार के पेपर के हिसाब से ना चलें, आप ये देखें कि ओवरऑल क्या ट्रेंड है। ओवरऑल यही ट्रेंड है कि आपको 1.5 साल तक का बस मैक्सिमम करंट अफेयर करना है, उससे पुराना नहीं करना है, ठीक है। चलो, बाकी एक चीज यहाँ पे काम की है कि भाई हमको बिल्स पर फोकस करना है। तो जो भी 1-1.5 साल में महत्वपूर्ण बिल विधेयक हैं, पास हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो भी काम के हैं, है ना, प्रपोज्ड स्टेज में है यानी बिल विधेयक स्टेज में है तो भी काम के, भले रिजेक्ट हो गए, पास हो गए, एक्ट बन गए तो बहुत काम के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुजन, तो भाई ये जो साइंस के क्वेश्चन है साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है,
30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए। अगेन इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा विवाद और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एसएससी का हुआ कि भाई आप 2024 में 2022 का क्वेश्चन पूछ रहे हो, और वहां पे भी आपने क्या पूछा है, आपने ये नहीं पूछा कि कोई ठीक है भाई याद रखता है व्यक्ति की किसी फलाना फलाना व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिल गया है, लेकिन व्यक्ति ना पूछ के, अवार्ड ना पूछ के आप पूछ रहे हो कि कितने अवार्ड मिले, नंबर पूछ रहे हो, यानी केवल ही रटने वाली बात। तो इसका सही जवाब है 44 पुरस्कार। तो ये 2022 की भाई घटना है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए। स्पोर्ट्स अवार्ड्स मतलब है जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसके अलावा आप देखते हैं कि अर्जुना पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार, वो सब यहाँ दिए गए 44। तो अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि भाई आप बस 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स ही देखें। ऐसी अगर कभी कोई चीज हो गई तो इसको हम लोग एक जनरल ट्रेंड नहीं मान सकते। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की। अब देखो भाई, राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा के खिलाफ बहुत पुरजोर आंदोलन इसलिए भी चलाया क्योंकि देखो उनकी सगी भाभी थी और उनको सती करवा दिया गया था। इस बात से आहत थे, उन्होंने ठान लिया था कि सती प्रथा को खत्म करना है। उनने बहुत सारे संगठन भी बनाए ताकि सरकार पर दबाव डाल सके। अंततः हम देखते हैं कि 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम यानी अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट पास हो गया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए, अक्सर तो उनकी आलोचना की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी गवर्नर जनरल आए जिनकी तारीफ होती है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग उनमें से ही कुछ एक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और क्या क्या किया है? सती प्रथा को खत्म करने के अलावा, ठीक है, उसको इलीगल क्रिएट करने के अलावा इन्हें एक और महत्वपूर्ण बात की थी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन कर दिया था। ठीक है, तो कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन। इसके अलावा ठगी प्रथा, क्योंकि उस समय देश में डकैत और ठग बहुत ज्यादा हो गए थे, राहगीरों को लूटा जाता था, मार दिया जाता था, तो ठगी प्रथा को भी खत्म करने की दिशा में काम किया। तो विलियम बेंटिंग कुछ अच्छे ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से एक है। सती प्रथा के खिलाफ काम किया, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ काम किया, और ठगी प्रथा को खत्म करने की दिशा में काम किया। ठीक है जी, ठीक है सर, तो ये हमारी पूरी बात हो गई। चलो, तो और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात तो नहीं है ना? हाँ, तो हमने जवाब दे दिया, बिल्कुल सर दे दिया। आओ, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? अब देखो, एशियन वर्ल्ड कप नहीं पूछ रहा है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। तो इसका सही जवाब है पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में ऑर्गेनाइज की गई थी। कमाल की बात, मैंने यहां पर आपके सामने जो लिस्ट रखी है पूरी, उसमें आप एक विशेष चीज नोटिस करोगे। ठीक है भाई, पहली बार आयोजित हुआ, कलकत्ता इंडिया में आयोजित हुआ था और इंडिया जीता। लेकिन और चीज देखो, तब से लेकर जो सबसे रिसेंट 2023 तक की एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई है, सबसे ज्यादा बार जीता कौन है? तो आप देखोगे इंडिया 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 इंडिया, ईरान, इंडिया इंडिया इंडिया, यानी सबसे सफल टीम जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में रही वो बेटा कौन सी है? इंडिया। हाँ, एक बार ईरान ने जीता, लेकिन सबसे सफल टीम इंडिया की ही रही। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण बात हो गई। सबसे पहली बार 1980 में आयोजित हुई। अच्छा, लास्ट वाली भी दिमाग में रखो, हो सकता आ जाए। 2023 में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप बुसान, साउथ कोरिया में एक सिटी है, वहां पर आयोजित, और यहाँ पे भी इंडिया ने ही जीता। तो ये भी अलग से प्रश्न आ सकता है कि भाई 2023 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ? बुसान, साउथ कोरिया, और कौन जीता? इंडिया जीता। चलो भाई आगे बढ़े, अगली चीज देखें क्या है। ठीक है भाई, तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करने वाले हैं। बिल्कुल, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? अब आप देखो, एक कबड्डी पर क्वेश्चन आया स्पोर्ट्स में से, एक आया है हॉकी, वो भी वर्ल्ड कप। अब देखो, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप फिर भी एक मॉडरेट टू हार्ड स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप पर क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि हम लोग क्रिकेट से इतना ज्यादा जुड़े रहते हैं तो हमको बस उसकी बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन बेटा हॉकी या ओलंपिक्स या टेनिस या फुटबॉल, इनसे संबंधित भी टूर्नामेंट्स और विशेष रूप से उनके वर्ल्ड कप हो गए, या ओलंपिक्स में तो खैर ओलंपिक ही रहता है, तो ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोचो कि 2023 का पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ, तो क्या उस पर प्रश्न नहीं पूछ सकता था? 2024 में बिल्कुल पूछ सकता था, पूछा। और इसमें कौन जीता? तो भाई जर्मनी जीता था, लेकिन इसमें आपसे शुभंकर पूछा है ओली। तो ओली बेसिकली ये ऑलिव रिडली टर्टल पर बेस्ड है। तो ऑलिव रिडली टर्टल जो आपने सुना होगा कि भाई बड़े स्तर पर इंडिया में, उड़ीसा में वो आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, तो उसी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ओली टर्टल को बनाया गया शुभंकर। यहाँ पर मैंने कुछ और भी डिटेल्स इस वर्ल्ड कप के बारे में रखी हैं, ध्यान रखना।
आज तक मेंस हॉकी वर्ल्ड कप सिर्फ एक बार इंडिया जीता है, सिर्फ एक बार, 1975 में, वो भी, और तब फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया जीता, पाकिस्तान हारा। सिर्फ एक बार इंडिया की मेंस टीम जीती है हॉकी वर्ल्ड कप, कुआलालंपुर मलेशिया में ये आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप का फाइनल, ठीक है, तो कुआलालंपुर। अच्छा खैर वापस आते हैं, तो 2023 में बच्चे कौन जीता, तो जर्मनी फर्स्ट आ गया, गोल्ड उसको प्राप्त हुआ, और सेकंड नंबर पर कौन था, बेल्जियम था, ठीक है बच्चे। तो आप देखते हो फाइनल कहां पर हुआ, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। चलो ये हो गई हमारी बात। आओ भाई, भारतीय संविधान ने स्थापित किया है आंशिक न्यायिक प्रणाली, पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, डुअल जुडिशियल सिस्टम, दोहरी न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, या बहुल न्यायिक प्रणाली, प्लूरल जुडिशियल सिस्टम। सही जवाब है इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या भाई, नाम से क्लियर है। जब मैं कहता हूं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है या जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यहां पर कहने का उद्देश्य है कि भाई हमारे संविधान बनाने वालों ने हमारे इंडियन जुडिशरी के जो प्रावधान रखे हैं वो इस प्रकार रखे हैं, उसको इतना पावरफुल बनाया है कि वो किसी प्रकार के फियर में काम ना करे, किसी प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर में, प्रभाव में काम ना करे, और निष्पक्ष होकर, इम्पार्शियल होकर अपने फैसले ले पाए। तो ये इसका उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मौजूद है। और हम देखते हैं पहले जो CJI थे देश के, उनका नाम क्या था, तो हरिलाल कानिया जी, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान में जो 52वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम क्या है बेटा, BR गवई, यानी भूषण राम कृष्ण गवई। तो ये BR गवई वर्तमान चीफ जस्टिस है। चलिए आगे बढ़े। तो भाई साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अधीन मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो जब हम लोग बात करते हैं महाबलीपुरम की, तो हम बात करते हैं पल्लव वंश की। ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन भारत में हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो वहां पर एक वंश आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो संस्थापक होते हैं उनका नाम होता है सिंही वर्मन। क्या नाम होता है बेटा उनका, सिंही वर्मन। और जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए उनका नाम होता है नरसिंह वर्मन। सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली पल्लव वंश के शासकों में थे नरसिंह वर्मन। अच्छा, एक बार की बात है कि यहाँ पे उस समय दक्कन भारत, डेक्कन इंडिया में, जो आपका कर्नाटक महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे चालुक्य वंश था। और चालुक्य वंश के एक राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव लोगों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन तब नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। बताओ, आक्रमण इनने किया और इनकी हत्या हो गई। और तब नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करने के बाद चालुक्य वंश की जो राजधानी थी, जिसको हम कहते हैं वातापी, इस पर कब्जा कर लिया। और इसलिए नरसिंह वर्मन ने टाइटल लिया जिसको हम कहते हैं वातापी कोंड, यानी वातापी को कंट्रोल करने वाला, वातापी को हथियाने वाला, ठीक है, हड़पने वाला। कौन? नरसिंह वर्मन। इतना ही नहीं, नरसिंह वर्मन का एक और उपाधि था ममल्ल। ममल्ल मतलब महान। तो ममल्ल मतलब क्या था? महान। तो महान इनने उपाधि ली और फिर इनने एक शहर की स्थापना की। उस शहर का नाम पड़ा ममल्लपुरम। यही ममल्लपुरम समय के साथ बना महाबलीपुरम। तो कभी कोई आपसे पूछे कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की, तो नरसिंह वर्मन ने की, तो महाबलीपुरम। इसका पहले का नाम ममल्लपुरम था, ठीक है भाई, और इसकी स्थापना पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने की। महाबलीपुरम में हम देखते हैं कि भाई दो बड़े फेमस टेम्पल्स हैं। एक का नाम है पंचरथ टेम्पल। क्या नाम है बच्चे? पंचरथ टेम्पल। ये भी वहीं पर है। कहां पर? महाबलीपुरम में। इसके अलावा यहां पर एक और फेमस टेम्पल है शोर टेम्पल, तट मंदिर। शोर बोलते ना, सी शोर, क्योंकि ये तट पर स्थित है इसलिए शोर टेम्पल। ये दोनों महाबलीपुरम में है, ठीक है। चल, तो हमने इस प्रकार आज के इस एनालिसिस को खत्म किया। मुझे आशा है आप इस एनालिसिस से निश्चित रूप से लाभ ले रहे होंगे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, ये सीरीज, और हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं भी बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।